नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को गहराई से समझने वाले हैं जिसने न काम और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मेरा मतलब है टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक। सोचिए जरा, हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे। क्या ये बस एक सपना है या हकीकत भी बन सकता है? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। 4 घंटे। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, मतलब पार्ट 1 से 12 तक हर पहलू को देखा गया है उसमें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसमें से जो सबसे जरूरी, जो सबसे चौंकाने वाली बातें हैं वो सामने रखें। मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि क्या सच में वो 9 से 5 वाली नौकरी के चक्कर से निकलकर ज्यादा आजादी, मतलब टाइम की, लोकेशन की, मिल सकती है। क्या हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं? और इसी बातचीत में हम ये न्यू रिच वाली जो बात है ना, हाँ, न्यू रिच। हाँ, उस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बिल्कुल। पहली बार में तो ये 4 घंटे वाली बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल लगती है। लगता है कि ये कैसे मुमकिन है। पर जैसा कि इस किताब के विश्लेषण में बार बार कहा गया है, इसके पीछे सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी सोच काम कर रही है। चलिए इसी को खोलते हैं आज। हाँ, शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं लेखक की। टिम फेरिस, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और खुद को लाइफस्टाइल डिजाइनर कहते हैं। और ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि अमेज़न, उबर, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में भी इनका शुरुआती निवेश रहा है। अच्छा। हाँ, किताब का जो मेन आइडिया है वो बड़ा क्रांतिकारी है। असली सफलता ज्यादा पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है। और इसके लिए फेरिस ने एक फॉर्मूला दिया है, डील। हाँ, डील। डी माने डेफिनेशन, ई एलिमिनेशन ए ऑटोमेशन और एल लिबरेशन। बिल्कुल। यही फॉर्मूला पूरी किताब का बेस है। और यहीं से वो बहस शुरू होती है, ओल्ड रिच बनाम न्यू रिच। हाँ, और ये न्यू रिच वाला जो फलसफा है ना, शायद यही इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है। एनालिसिस भी इसी बात पर जोर देता है कि ये पैसे से ज्यादा मानसिकता की बात है। देखिए, ओल्ड रिच की दुनिया कैसी होती है? पैसा पैसा पैसा, कमाओ, बचाओ और फिर शायद कभी रिटायरमेंट में आराम करेंगे। मतलब पूरी जिंदगी इंतजार में। बिल्कुल। नतीजा, पैसा शायद आ भी जाए, पर वक्त और आजादी वो अक्सर मिलती नहीं। लेकिन न्यू रिच ये बिल्कुल अलग सोचते हैं। उनके लिए असली दौलत टाइम है और कहीं भी आने जाने की आजादी, यानी मोबिलिटी। अच्छा। वो रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करते। वो जिंदगी में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, जिन्हें फेरिस कहते हैं मिनी रिटायरमेंट्स। मिनी रिटायरमेंट्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, वो अपनी लाइफस्टाइल खुद डिजाइन करते हैं। ऑफिस में बंद कर नहीं रहते। लोकेशन फ्रीडम होती है। उनके लिए पैसा मंजिल नहीं, बस एक साधन है, एक जरिया जिससे वो अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। जैसा किताब में बताया गया है, न्यू रिच बनने के लिए कुछ खास प्रिंसिपल्स अपनाने होते हैं। जैसे अपने सपनों को बिल्कुल साफ साफ लिखना, जानना कि आप चाहते क्या हैं, इसे फेरिस ड्रीम लाइनिंग कहते हैं। फिर वो 80-20 वाला नियम लगाना, पार्किंसंस लॉ को समझना, चीजों को ऑटोमेट करना और जियो आर्बिट्राज जैसी चीजों का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का तरीका है। बिल्कुल, ये माइंडसेट शिफ्ट ही सबसे बड़ा कदम लगता है। चलिए, ये डील फॉर्मूले के पहले स्टेप पर आते हैं, डी यानी डेफिनेशन। इसमें सबसे पावरफुल टूल है ड्रीम लाइनिंग। हाँ, ड्रीम लाइनिंग। ये सिर्फ विश लिस्ट बनाना नहीं है। आपको अगले 6 महीने, 12 महीने के लिए सोचना है, आप क्या पाना, क्या बनना और क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर। लेकिन असली गेम चेंजर तब आता है जब फेरिस कहते हैं कि इन सपनों की असली मासिक लागत निकालो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एनालिसिस में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग हैरान रह जाते हैं कि उनके जो बड़े सपने थे, उनकी असल कॉस्ट शायद उतनी ज्यादा है ही नहीं। हो सकता है वो उनकी मौजूदा कमाई में ही पूरी हो जाए या थोड़ी सी ज्यादा कोशिश से। जैसे दुनिया घूमना, शायद करोड़ों नहीं, महीने के 50,000 में भी मुमकिन हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जैसी एक क्लैरिटी मिलती है ना, दिमाग के ताले खुलने लगते हैं। और ये पता चलना कि सपने उतने भी महंगे नहीं हैं, ये हिम्मत देता है कुछ करने की। पर फिर भी डर तो लगता है ना? हाँ, डर तो लगता ही है। बिल्कुल। और यहीं पर वो दूसरी टेक्निक काम आती है, फियर सेटिंग। ये डर के मारे कुछ न करने का इलाज है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, सबसे बुरे हालात सोचो। अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, उसको लिखो डिटेल में। वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ। दूसरा, सोचो कि अगर वो बुरा हुआ
तो उस नुकसान को कम करने या ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो? प्लान बी, प्लान सी क्या है? और तीसरा ये भी सोचो कि अगर कोशिश की और थोड़ी सी भी सफलता मिली या टेम्परेरी सफलता मिली तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा। अक्सर जब लोग ये करते हैं तो पता चलता है कि सबसे बुरा नतीजा भी उतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रहे थे, और उसे ठीक करने के रास्ते भी हैं। और इसी डेफिनेशन वाले पार्ट में वो मिनी रिटायरमेंट्स का आइडिया भी है। हम्म, ये जो हमारी पारंपरिक सोच है ना कि पहले 40 साल घिसो फिर रिटायर होकर ऐश करो। हाँ, उसे चैलेंज करता है ये। बिल्कुल। क्यों ना करियर के बीच में ही 1-2 महीने या 6 महीने के ब्रेक लेकर वो सब किया जाए जो बुढ़ापे के लिए बचा रखा है। सही बात है। तो ये पूरी डेफिनेशन प्रोसेस का मकसद ही यही है कि जिंदगी के लक्ष्यों को साफ किया जाए, पैसे और डर की धुंध हटाई जाए। एकदम। तो जब लक्ष्य साफ हो गए, डर थोड़ा काबू में आ गया, तब आता है अगला स्टेप, ई यानी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, हाँ। और यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है, बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ओह, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। सब बिजी दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या उससे जरूरी काम हो रहा है? यहीं पर वो पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल आता है। ये कहता है कि हमारे लगभग 80% जो नतीजे हैं वो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। 80-20 रूल, हाँ सुना है इसके बारे में। और किताब कहती है कि ये जिंदगी के हर एरिया में लागू होता है, बिजनेस, पढ़ाई, रिश्ते, हर जगह। चैलेंज ये है कि उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानना और फिर बाकी 80% जो या तो गैर जरूरी हैं या कम जरूरी, उन्हें हटा देना, एलिमिनेट करना या फिर किसी और को दे देना, मतलब डेलीगेट करना। ये 80-20 वाला नियम सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन क्या किताब में बताया गया है कि लोग अक्सर वो 20% पहचानने में कहाँ गलती करते हैं, या पहचानने के बाद भी उन पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? हाँ, इस पे बात की गई है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग उन कामों में ज्यादा उलझे रहते हैं जो आसान लगते हैं या जिनमें फौरन कुछ होता हुआ दिखता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में उतने जरूरी ना हो। अच्छा, मतलब कंफर्ट जोन वाले काम। हाँ, कह सकते हैं। जो मुश्किल काम है, जिनमें ज्यादा सोचना पड़ता है, जो अक्सर टॉप 20% में होते हैं, उन्हें हम टालते रहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है ना कह पाना। ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। दूसरों को मना नहीं कर पाते और ऐसे काम हाथ में ले लेते हैं जो हमारे मेन गोल से हमें दूर ले जाते हैं। यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ, ये क्या है? ये कहता है कि कोई भी काम पूरा होने में उतना ही समय ले लेता है जितना उसके लिए दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी काम के लिए 1 हफ्ता देंगे तो वो 1 हफ्ते में ही खत्म होगा, अच्छा। और अगर उसी काम के लिए सिर्फ 2 दिन देंगे तो शायद वो 2 दिन में ही हो जाए। अरे वाह। तो फेरिस की सलाह है, जानबूझकर अपने कामों के लिए छोटी डेडलाइन सेट करो। इससे फोकस बढ़ता है और टाल-मटोल कम होती है। मतलब कम टाइम दो, ज्यादा काम पाओ। ये तो कमाल का है। और टाइम बचाने के लिए और क्या-क्या हटाने की सलाह है? मतलब एलिमिनेट करने की। कई चीजें हैं। एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है ईमेल। लोग बार-बार चेक करते रहते हैं। हाँ, वो तो है। आदत पड़ जाती है। समाधान, ईमेल बैचिंग। मतलब दिन में सिर्फ 1 या 2 बार फिक्स टाइम पर ही ईमेल देखो और जवाब दो। बाकी टाइम नोटिफिकेशन बंद। ठीक है। और? दूसरा, फालतू की मीटिंग्स। नियम बना लो, जिस मीटिंग का एजेंडा साफ नहीं है या जिसमें आपका होना जरूरी नहीं है, उसमें मत जाओ या उसे छोटा करवाओ। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस। फोन के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, इन सबको कम करो। फेरिस इसे लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। मतलब उतनी ही जानकारी लो जितनी काम की है, बाकी सब शोर है। लो इन्फॉर्मेशन डाइट, नया टर्म है। हाँ, और मल्टीटास्किंग से बचो। एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करो। ये सब एलिमिनेशन का ही हिस्सा है। जो जरूरी नहीं, उसे हटाओ। ठीक है, तो हमने अपने लक्ष्य डिफाइन कर लिए, फालतू चीजें एलिमिनेट कर दी, लेकिन जो जरूरी 20% काम बचे, उन्हें भी अगर हम खुद ना करें तो यहीं से शायद ए यानी ऑटोमेशन का रोल शुरू होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एलिमिनेशन के बाद अगला लॉजिकल स्टेप ऑटोमेशन ही है। इसका मकसद है ऐसे सिस्टम बनाना जो आपकी जगह काम करें और आपको इनकम दें, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हों। यहीं पर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क समझना जरूरी है। एक्टिव इनकम मतलब जैसे नौकरी की सैलरी, जहां टाइम देकर पैसा मिलता है। हाँ, आप अपना समय बेचते हैं। और पैसिव इनकम मतलब जैसे किताब की रॉयल्टी, ऑनलाइन कोर्स की बिक्री या किराए से इनकम,
जहां एक सिस्टम आपके लिए कमा रहा है। समझ गई। तो ये पैसिव इनकम वाले सिस्टम बनाने के क्या तरीके सुझाए गए हैं किताब में? कई प्रैक्टिकल तरीके बताएं। पहला, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या स्टॉक फोटो बेचना। एक बार बना दिया तो वो बार बार बिक सकते हैं बिना आपके ज्यादा एफर्ट के। दूसरा, ई कॉमर्स, खासकर ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल। मतलब आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं, जैसे शॉपिफाई पर, कस्टमर ऑर्डर करता है और आपका सप्लायर सीधा कस्टमर को माल बेच देता है। आपको स्टॉक रखने का झंझट नहीं। अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग काफी पॉपुलर भी है आजकल। हाँ, और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, आउटसोर्सिंग या डेलीगेशन। अपने कामों को दूसरों को सौंपना, खासकर वर्चुअल असिस्टेंट्स यानी वीएस को। वर्चुअल असिस्टेंट्स, इनका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, और ऑटोमेशन के फैसले लेते वक्त भी वो 80-20 रूल काम आता है। उन कामों को पहले ऑटोमेट करो जिनसे सबसे ज्यादा टाइम बचता है या सबसे ज्यादा इनकम आती है। इसके लिए आजकल बहुत अच्छे टूल्स भी हैं, जैसे ज़ेपियर है, जो अलग अलग ऐप्स को जोड़कर काम ऑटोमेट करता है। हाँ, ज़ेपियर का नाम सुना है। अब फिर मेलचिम जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, पेमेंट के लिए स्ट्राइप, पेपैल या इंडिया में रेजर पे जैसे ऑप्शंस हैं, और काम आउटसोर्स करने के लिए अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में थोड़ा और बताइए। ये कौन होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किताब क्या कहती है इस पर? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कहीं दूर बैठकर, मतलब रिमोटली, आपके एडमिन वाले टेक्निकल या क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि इन्हें अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर आसानी से ढूंढा जा सकता है, या फिर फिलीपींस जैसे देशों के लिए onlinejobs.ph जैसी साइट्स हैं जहां कम कॉस्ट में अच्छे लोग मिल जाते हैं। कॉस्ट कितनी कम हो सकती है अंदाजन? कई बार $3 से $10 प्रति घंटा भी, या महीने का $400-500 भी। लेकिन असली रुकावट अक्सर पैसे या टेक्नोलॉजी की नहीं होती, वो होती है माइंडसेट की। ये काम तो मैं खुद ही ज्यादा अच्छा और जल्दी कर लूंगा। हाँ, ये सोच तो आती है, कंट्रोल छोड़ने का डर। बिल्कुल, इस सोच से बाहर निकलना जरूरी है। किताब कहती है कि उन कामों को आउटसोर्स करने से शुरू करो जो बार बार करने पड़ते हैं, टाइम खाते हैं, पर जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। जैसे डेटा एंट्री है, ईमेल मैनेज करना, मीटिंग शेड्यूल करना, सोशल मीडिया पोस्ट करना या कोई रिसर्च करना। पर किसी अनजान को अपना काम देना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। क्या डेलीगेशन की कुछ नियम या तरीके बताए गए हैं? हाँ, 3 गोल्डन रूल्स का जिक्र है। पहला, इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ दें, हो सके तो लिखकर, कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि एक छोटे टेस्ट वाले काम से शुरू करें। इससे आप वीए की काबिलियत देख सकते हैं और आपस में तालमेल बिठा सकते हैं। ये सही है। और तीसरा, परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करें और क्लियर फीडबैक दें। याद रखें, मकसद परफेक्शन नहीं है, मकसद है अपना टाइम खाली करना, ताकि आप उन कामों पर फोकस कर सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। एक अच्छा वीए आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है। समझ गया। तो हमने डिफाइन किया, एलिमिनेट किया, ऑटोमेट किया। अब आता है आखिरी स्टेज, एल यानी लिबरेशन। इसका क्या मतलब है? लिबरेशन मतलब मुक्ति। किससे? उस पारंपरिक ऑफिस वाली जिंदगी से। ये है लोकेशन इंडिपेंडेंस के बारे में, भौगोलिक स्वतंत्रता। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जियो आर्बिट्राज। जियो आर्बिट्राज, ये क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है किसी मजबूत करेंसी में कमाना, जैसे डॉलर या यूरो में, और किसी ऐसी जगह रहना या घूमना जहां रहने का खर्चा बहुत कम हो, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पुर्तगाल, या भारत में ही गोवा जैसी जगह। अच्छा, मतलब कमाई डॉलर में, खर्चा रुपए या बाट में। बिल्कुल, आपकी इनकम वही रहती है पर आपके खर्चे एकदम से कम हो जाते हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है, सेविंग्स बढ़ती हैं। ये सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन इससे असलियत कैसे बनाएं? क्या तरीके हैं इस लिबरेशन को पाने के? किताब कई रास्ते बताती है। सबसे पहला और शायद सबसे आसान है अपनी मौजूदा कंपनी से ही रिमोट वर्क की परमिशन मांगना, मतलब कहीं से भी काम करने की इजाजत। कोविड के बाद तो ये काफी कॉमन भी हो गया है। हाँ, ये तो है। दूसरा, एक ऐसा बिजनेस बनाना जो लोकेशन पर डिपेंडेंट ना हो, जैसे फ्रीलांसिंग करना, राइटिंग, डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, या फिर वो ऑटोमेटेड ई कॉमर्स स्टोर चलाना। और जाहिर है इसमें ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का भरपूर इस्तेमाल करना, ताकि आप रोज के कामों में फंसे ना रहें। ये सब मिलकर आपको डिजिटल नोमैड बनने का मौका देते हैं, मतलब लैपटॉप और इंटरनेट के साथ दुनिया में कहीं से भी काम करो। पर क्या इस आजादी की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं? किताब उन पर भी कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। जियो आर्बिट्राज और डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर किताब कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र करती है।
जैसे अकेलेपन का एहसास हो सकता है, खासकर अगर आप अकेले घूम रहे हो। हम्म। नई जगहों पर अच्छा इंटरनेट या शांत माहौल ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। टाइम जोन का फर्क क्लाइंट्स या टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ला सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, डिसिप्लिन। जब कोई बॉस सिर पर ना हो तो खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो ये लिबरेशन भी तैयारी और सही माइंडसेट मांगती है। और इस पूरी जर्नी में डर तो बार बार आता होगा, नौकरी छोड़ने का, फेल होने का डर। बिल्कुल आता है। और इसीलिए वो फियर सेटिंग वाली टेक्निक इतनी ज़रूरी है, जिसकी बात हमने डेफिनेशन में की थी। लिबरेशन की तरफ बढ़ने से पहले अपने डरों को जानना और उनसे निपटने का प्लान बनाना, ये कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, ये बात सही है। किताब में कई रियल लाइफ उदाहरण भी दिए गए हैं उन लोगों के जो इस रास्ते पर चले हैं। जैसे कोई कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर दुनिया घूमने निकला और ऑनलाइन कंसल्टिंग से कमाने लगा। कोई इंडिया में ही जिसने किसी खास टॉपिक पर ऑनलाइन कोर्स बनाया और सफल हुआ। कोई आर्टिस्ट जिसने प्रिंट ऑन डिमांड से अपना आर्ट भेजा बिना स्टॉक रखे। इंस्पायरिंग कहानियां है ये। हाँ, कोई फोटोग्राफर कपल है जो डिजिटल नोमैड बनकर घूम रहा है। कोई है जिसने आउटसोर्सिंग से पूरा सर्विस बिजनेस बना लिया। इन सब कहानियों में कुछ चीजें कॉमन है। ज्यादातर ने छोटे लेवल पर शुरू किया, शायद नौकरी के साथ साइड में। अच्छा, मतलब एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, सबने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। सबने वो टाइम इज इक्वल टू पैसा वाला पुराना फॉर्मूला तोड़ा। और सबसे जरूरी, सबने डर का सामना किया और पहला कदम उठाया। तो इस पूरी बातचीत का, इस किताब के एनालिसिस का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये डील फ्रेमवर्क, डिफाइन, एलिमिनेट, ऑटोमेट, लिबरेट सिर्फ एक किताबी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। पर इसके लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, सोच में बदलाव। वो ओल्ड रिच वाली सोच छोड़ के न्यू रिच बनना, मतलब टाइम और आजादी को पैसे से ज्यादा वैल्यू देना। और दूसरी, एक्शन लेना, प्रैक्टिकल कदम उठाना। ड्रीम लाइनिंग से लक्ष्य तय करना, 80-20 और पार्किंसंस लॉ से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग से खुद को फ्री करना, और फियर सेटिंग से डर को काबू करना। आखिर में ये समझना कि सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि अपने टाइम और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और मैं सुनने वालों के लिए बस एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर एक तय रास्ते पर चलते हैं, पढ़ाई, नौकरी, मेहनत, रिटायरमेंट। ये रास्ता शायद सेफ लगता है, पर क्या यही एकमात्र ऑप्शन है? जरा सोचिए, असली रिस्क क्या है? वो पारंपरिक रास्ता जिस पर लाखों लोग चल रहे हैं और शायद पूरी तरह खुश नहीं है? या असली रिस्क वो नया रास्ता ना आजमाना है और फिर जिंदगी के आखिरी में सोचना कि काश मैंने कोशिश की होती? क्या पता सबसे बड़ा रिस्क कोशिश ना करने का पछतावा हो। ये सोचने वाली बात है। शायद इन आइडियाज से थोड़ी प्रेरणा लेकर अपनी मनचाही जिंदगी डिजाइन करने की तरफ आज ही कोई एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है।